आयांश यानी रणविजय ने घर जाकर गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरा और आराध्या को भी गाड़ी से निकाल उसका हाथ पकड़ उसे खींचकर अंदर ले गया। छोड़िए मुझे, आराध्या चिल्ला रही थी, पर शायद रणविजय ने तो मानो ना सुनने की कसम खा रखी हो। जैसे ही अंदर पहुंचा तो हॉल में दिनकर जी सोफे पर बैठे थे और राधे बाकी नौकरों चाकरों के साथ वहीं खड़ा था। आराध्या को यूं खींचता लाता देखकर आराध्या का चिल्लाना सुनकर दिनकर जी सोफे पर उठे और उसकी ओर देखते हुए बोले, अंशु बेटा, यानी रणविजय को वो प्यार से अंश बुलाते थे। अंशु बेटा, ये क्या कर रहे हो? रणविजय ने रुककर उनकी ओर देखा और आराध्या भी नम आंखों से दिनकर जी को ही देख रही थी। दिनकर जी कुछ कहते कि उससे पहले आराध्या बोल पाती, उससे पहले ही रणविजय बोल पड़ा, फिर अगर आज जैसी भूल किसी ने फिर से की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सबको यहाँ काम करने के लिए रखा है, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं। इतने सब हो घर में कि कोई घर से गायब कैसे हो गया कुछ पता नहीं, पर अब नहीं, अगर फिर वही गलती दोहराई तो इस घर से नहीं दुनिया से ही नामो निशान मिटा दूंगा तुम सबका। राधे और नौकरों को अपनी उंगली से इशारा करते हुए घूरते हुए देखते हुए उसने कहा। सबने अपनी नजरें झुका ली और दिनकर जी, जो रणविजय को इतना गुस्से में देखकर चुप रहने के ही बेहतर समझते थे, तभी आराध्या अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, सबको जान से मारने की धमकी देना बंद कीजिए, भागी मैं थी, इन्होंने नहीं भगाया था मुझे और आप मेरा हाथ छोड़िए। इतना सुनकर रणविजय आराध्या को अपने करीब खींचता है और आराध्या रणविजय के सीने से जा भिड़ती है। तभी रणविजय ने जो आराध्या की कलाई पकड़ी थी उसे आराध्या के सामने कर अपने हाथों की पकड़ कसते हुए बोला, ये हाथ मेरे हाथ से कभी नहीं छूटेगा। जितना छूटने की कोशिश करोगी उतना ही पकड़ मजबूत होती जाएगी। जितना छुड़ाओगी भागोगी, चंद पल बाद वापस मेरे हाथों में अपना हाथ पाओगी। ठीक ऐसे ही देखो, हाथ की ओर इशारा करते हुए आराध्या नम आंखों से रणविजय की ओर देखती अपने हाथों को देखती है। वहीं आराध्या अपनी कलाई हिलाती है हुई और रणविजय की पकड़ को थोड़ा ढीला ही नहीं कर पा रही थी। तभी रणविजय बोला, चले मिसेस मेहरा, और वहीं वो आराध्या को खींचते हुए ऊपर ले गया। ऊपर जाते ही अपने कमरे के राइट साइड वाले कमरे में चला गया। जाते ही आराध्या को बेड की ओर ढकेल दिया। आराध्या औंधे मुंह बेड पर जा गिरी। अब मेन गेट तो क्या, इस घर की दहलीज भी पार करके तुम्हारा दिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस कमरे से भी बाहर जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आई होप इस बार मेरी बात तुम हल्के में नहीं लोगी। क्विट। इतना कहकर रणविजय कमरे से चला गया। जाते जाते कमरे को जोर से दरवाजे को बंद कर जाता है, जिससे चौखट से टकराव कर वो थोड़ा खुल रहा था। आराध्या औंधे मुंह बेड पर पड़ी सिसकियां भर रही थी। रणविजय अपने कमरे में जाने लगा तो देखा नीचे दिनकर जी परेशानी से सोफे पर बैठे थे। रणविजय लिविंग में यानी रेलिंग पकड़कर ऊपर से ही बोला, दादू, आपकी पोता बहू घर आ चुकी है। आप अब बेचैनी से यानी अब चैन से सो जाइए। अब बेचैन होने की जरूरत नहीं है, रात काफी हो गई है। राधे, दादू के कमरे में दूध ले जाओ और राधे, दादू को अब सुला देना। राधे रणविजय की ओर देखते हुए, जी अंशु बाबा, चलिए मालिक। दिनकर जी रणविजय की ओर। विनीत घर पर पहुंचता है और रामू काका उसे बहुत परेशान होकर देखते हैं। काफी ज्यादा वो परेशान था और वो सोफे पर बैठ जाता है। तभी एक आदमी किचन की ओर से हॉल की ओर आता है। आ गए विनीत बेटा? हाँ काका। विनीत बिना उनकी तरफ देखे जवाब देता है। वहीं रामू काका विनीत के पास आकर, आज बड़ी देर कर दी आने में, कुछ काम था काका। अच्छा, पानी लेकर आता हूँ। नहीं चाहिए काका,
ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देता हूँ। नहीं काका, मुझे भूख नहीं है, विनीत ने उनकी तरफ देखकर जवाब दिया। पर बेटा, खाना तो जरूरी। ये कहकर रामू काका बस चुप हो जाते हैं कि विनीत अपनी आंखें बंद करके पीछे सोफे पर अपना सिर टिकाकर बोलता है, सच में भूख नहीं है काका, आप जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है। आपको कितनी बार कहा, जब मुझे आने में देर हो जाए तो आप मेरा इंतजार मत किया करो, आप आराम कीजिए। वहीं रामू काका, मैं तो आराम ही करता हूँ, काम ही कितना है, पर तुम्हारे आराम का क्या, ख्याल का क्या, कोई पता ही नहीं। अब तो ख्याल भी नहीं रखते अच्छे से खुद का, टाइम पर न खाना खाते हो न ख्याल रखते हो, खाने के लिए भी साफ मना कर देते हो। विनीत वैसे ही सोफे पे लेटे लेटे बोला, कौन से आराम की बात कर रहे हो काका, तन के या मन के? कुछ पल लेटूंगा ना तो शरीर को आराम आ जाएगा, मिट जाएगी थकान मेरे मन की, और आराम नहीं, आराम वहीं आ जाएगा। खैर छोड़िए, लेकिन मन को आराम नहीं मिल पाएगा। आप जाइए, फिक्र मत कीजिए, मैं खा लूंगा थोड़ी देर में। विनीत की ओर देखकर काका, सब ठीक है ना बेटा, परेशान दिख रहे हो। विनीत आंखें बंद किए हुए, सब ठीक है काका। वही रामू काका, कुछ ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा बेटा, पर जानता हूँ मेरा विनीत बेटा बहुत समझदार है। बस इतना कहूंगा कि याद है ना दीदी से किया वादा कि हमेशा तुम अपना ख्याल रखोगे। ये सुनते ही विनीत अपनी आंखें खोलता है और नम आंखों से काका की ओर देखते। हम तो निभा लेंगे वादा रामू काका, पर उसका क्या, उसने भी तो किया था मुझसे वादा, हमेशा साथ रहेगी, मेरा ख्याल रखेगी, अपने हाथों से खाना खिलाएगी। मुझे नहीं, उसे कहो क्यों चली गई, उससे पूछो। शामू काका, कहता हूँ ना, रोज कहता हूँ, पर तुम सुनते हो जो वो सुनेगी। बहन तो तुम्हारी ही है बेटा, तुमसे भी बड़ी वाली जिद्दी। वैसे तुम ही तो हो कहते थे ना कि वो कहीं नहीं गई है, इस घर में ही है। विनीत ये सुनकर घर की ओर देखता है और हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, यही तो है वो चुड़ैल भूतनी कहीं की, होगी घर के किसी कोने में। भूतनियां थोड़ी ना कहीं जाती है, यहीं भटक रही होगी। रामू काका, विनीत बेटा, विनीत, लो कमाल है, जब वो थी तब भी उसकी साइड, और अब वो नहीं है तब भी। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है वो आपकी लाडली थी। अच्छा, मैं पक्का खा लूंगा और खा पी कर आराम से सो भी जाऊंगा, पर आप जाओ, अपना ख्याल रखो, और आप प्लीज रेस्ट करो। गुड नाइट। रामू काका ठीक है कहते हुए विनीत के सिर पर हाथ रखे गुड नाइट बोलकर चले गए। उनके जाते ही विनीत अपने घुटनों के बल को उन्हीं से सिर टिकाकर अपने चेहरे को ढक लेता है और मुंह से फूंकते हुए अपनी हथेली को मलते हुए खुद से कहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। आप खाने की बात कर रहे हो रामू काका? जब से पुरानी मील में सक्षम को देखकर आया हूँ, मेरी तो भूख प्यास सब मिट गई है। जिस सक्षम की छोटी सी खरोच पर रणविजय पूरा मुंबई शहर उठा लेता था, रातों रात हॉस्पिटल खुलवा लेता, हॉस्पिटल यानी डॉक्टरों की टीम बुला लेता, आज खुद ही रणविजय उसे इतनी चोट जख्म दे रहा है, फोन करके बार बार उन आदमियों से उसे पिटवा रहा है। सक्षम को छोटी सी तकलीफ होती तो उसका दर्द रणविजय को होता, पर आज उसे खुद दर्द तकलीफ दे रहा है। उफ तक नहीं कर रहा। न आराध्या का मामला समझ में आ रहा और ना ही ये जान पड़ रहा कि उस सक्षम वालिया ने आखिर किया तो किया क्या, ऐसा भी क्या कर दिया कि रणविजय के साथ कि रणविजय उसे ऐसी सजा दे रहा है। रणविजय तो बताएगा नहीं, मुझे खुद ही कुछ पता लगाना होगा, और इस आराध्या चतुर्वेदी के चैप्टर से पहले मुझे सक्षम वालिया के धोखे की लिस्ट सर्च करनी होगी। पता तो चले उसके लिए जान देने वाला उसकी जान लेने पर क्यों तुला हुआ है। वहीं रणविजय शॉवर लेकर बाथरूम से रूम में आया। उसने अपने ब्लैक नाइट गाउन का लेसेस बांधते हुए आईने के सामने खड़ा हो गया, खुद की आंखों में झांकने लगा। तभी उसको आज का वो मंजर याद आया जब उसने आराध्या को थप्पड़ मारा। रणविजय ने अपने साइड हैंडल पर नजर डाली और उसने आराध्या को मारा था। तभी रणविजय ड्रेसिंग के पास गया, डोर की ओर गया और उससे कैंडल और लाइटर निकाला। कैंडल जलाकर डोर के टेबल पर रखा और उस कैंडल पर अपनी हाथ रखी, यानी उस लौ पर, और उसे एकटक देखने लगा। उस वक्त आराध्या की वो आह सुनाई पड़ रही थी उसे, जब उसने उसे थप्पड़ मारा और वो गाड़ी से जा लगी तब उसके मुंह से निकली थी। तभी रणविजय अपने राइट हैंड को उस लॉ के ऊपर रख देता है। तुमको सजा देना खुद को सजा देने जैसा होगा। रणविजय बिना कोई एक्सप्रेशन चेहरे पर लाए एकटक उस लॉ पर हथेली रखे वहीं खड़ा था। वो लॉ रणविजय के हाथ को जला रही थी कि तभी अचानक रणविजय ने जोर से उस कैंडल पर हाथ दे मारा, जिससे वो बुझकर नीचे गिर गई।
उस कैंडल को अपने पैरों से रौन कर अपने गले पर हाथ मलते हुए देख मुट्ठी को बंद किया और बोला, एक पल की मोहब्बत को इस नफरत पर कभी भारी नहीं पड़ने दूंगा। तो गाइस, क्या लगता है कि रणविजय ऐसा क्यों कर रहा है और क्यों उसने आराध्या के साथ ऐसा बिहेव किया, और इस सक्षम वालिया का क्या चैप्टर है? जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए हमारी